इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेनियोली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उडुपी में विश्व गीता प्रयाण कार्यक्रम, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, स्वच्छता और सुशासन पर दिया बड़ा बयान। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की क्रांति को किया याद, अशोक गहलोत ने सामाजिक समानता और शिक्षा की दिशा में दिया संदेश। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही पर उठे सवाल, गीता फोगाट ने हर्षिल राठी की मौत पर किया शोक व्यक्त। चंडीगढ़ में 4,500 करोड़ का निवेश, एचसीएल मोहाली सेमीकंडक्टर उत्पादन और ट्रेडिंग सेंटर बनेगा, भारत को मिलेगा तकनीकी बढ़ावा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उडुपी कर्नाटका में आयोजित विश्व गीता प्रियाय लक्ष्य कंठ गीता प्रयाण कार्यक्रम में अद्भुत आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जगत गुरु श्री श्री सुगेंद्र तीर्थ स्वामी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अभिनंदन किया और उन्हें मंच पर सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने उडुपी के महत्व और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, उडुपी आना मेरे लिए बेहद खास है। यह जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1986 में उडुपी ने जनसंघ के वीएस आचार्य को नगर पालिका परिषद में जीत दिलाई थी। यह हमारे राजनीतिक इतिहास का अहम अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि उडुपी सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार और सामाजिक जागरूकता की मिसाल भी है। उन्होंने बताया कि आज देश भर में जिस स्वच्छता अभियान को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप मिला है, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले ही अपनाया था। मोदी ने कहा कि गीता का संदेश जीवन को दिशा देता है और उडुपी जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। रामचरितमानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में
इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गहलोत ने कहा कि भारतीय समाज को समानता और शिक्षा के पथ पर अग्रसर करने में ज्योतिबा फूले का योगदान अमूल्य है और उनकी सोच आज भी सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन देती है। अशोक गहलोत ने फूले दंपति के क्रांतिकारी कार्यों को याद करते हुए कहा, जब शिक्षा को लेकर महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था, उस कठिन दौर में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो क्रांति की वह इतिहास में दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि आज का समय सामाजिक सुधारकों की सोच और नीतियों को आगे बढ़ाने का है। आज वक्त आ गया है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रमुख नीतियों और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। देश में धर्म और जाति के नाम पर चुनौतियां बहुत बढ़ गई है। गहलोत ने कहा कि समाज को जोड़ने वाली और बराबरी का संदेश देने वाली विचारधाराओं को मजबूत करना ही वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी अपील की कि युवा पीढ़ी फूले, गांधी और अम्बेडकर के विचारों को अपनाकर सामाजिक सौहार्द, शिक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा दे। देखिए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने सबने इस देश के इतिहास में नाम दर्ज करवाया है।
उस जमाने के आपने सुने होंगे किस्से कहानी है, किस प्रकार जब शिक्षा को लेके भी महिलाओं को पढ़ाने की पाप समझते थे, उस जमाने में ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने जो क्रांति की है, कई तरह के दुर्व्यवहार को सहन करते हुए, वो भी एक इतिहास में दर्ज है। इस प्रकार के माहौल में उन्होंने काम किए थे, इसलिए आज के युग में भी उनको याद करते हैं, पूरा देश याद करता है। और उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच थी, उसको लोग अपनाते हैं। आजकल तो तमाम राजनीतिक पार्टी भी उनका नाम लेने लग गई है। तो आज वक्त आ गया है, जो वर्तमान में माहौल है उसको देखते हुए मेरा मानना है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के जो प्रिंसिपल पॉलिसी थी, उसी प्रकार से जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पॉलिसी थे और डॉक्टर अंबेडकर के जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, नीतियां थी, इन सबको लेकर के युवा पीढ़ी तक ये मैसेज जाए। उस जमाने से इस जमाने तक, आजादी मिलने तक क्या सोच थी, कैसे संविधान बना, कैसे महात्मा गांधी के सानिध्य में देश आजाद हुआ, तो ज्योतिबा फुले से लगा करके अंबेडकर तक अगर इस प्रकार की जो सोच थी, प्रिंसिपल पॉलिसी थे, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। मेरा मानना तब जाकर के नई पीढ़ी अपना खुद का इतिहास बना पाएगी, वरना इस देश में चुनौतियां बहुत बड़ी है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसका मुकाबला करना आवश्यक है। इस देश में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियां और भाषाएं हैं। ऐसे मुल्कों को एक अखंड रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त आ गया कि हम देश के फ्यूचर को देखते हुए नई जनरेशन के माध्यम से नई पीढ़ी तक बातें पहुंचे, किस प्रकार के त्याग, बलिदान और समाज सुधार के काम हुए थे, तब जाकर के नई पीढ़ी सक्षम होगी इस भावनाओं को आगे पहुंचाने के लिए। इसलिए ऐसे मौके पर आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स है देश भर के अंदर, वो भी मजबूती के साथ में मैं देखता हूँ, जब कोई मौका लगता है कमी नहीं छोड़ते उनके प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट करने के लिए। यही आज के मौके पर हम कहते हैं कि संकल्प सबको करना चाहिए। हम लोग भी संकल्प करते हैं आने वाले वक्त में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, इनके बताए रास्ते पर कैसे नई पीढ़ी चले, उसके लिए हम क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, वो भी हम प्रयास करेंगे बनाने का। सर, कल रैली दिल्ली में जो रैली होने वाली है, उसको लेकर बैठक की है आपने 14 को। 14 को कल बैठक है सर। 14 को कल की बैठक एंजॉय कीजिए। सर, कर्नाटक में जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि मोदी ने जो पिछले दिनों कहा कि दूसरा बंटवारा विखंडन, इन बातों को हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। हाईकमान अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है, और क्या वास्तविकता है, मीडिया में जो बातें आती है वो सुनी सुनी आती है, वास्तविकता बिल्कुल डिफरेंट होती है। पार्टियों के अंदर क्या बातचीत होती है, क्या फैसले होते हैं, बाहर मीडिया जिस प्रकार से बताता है, अधिकांश वक्त में मैं समझता हूँ वो बातें सच्ची बात नहीं होती है। इंटरनल अलग ढंग के फैसले होते हैं, कौन सा वादा किससे किया है, किस रूप में किया है, ये किसी को मालूम होता नहीं है, और वो बातें चलती रहती है, न्यूज बनती रहती है। बाकी हाईकमान के ऊपर विश्वास सभी का है, सभी राज्यों के, चाहे पीसी प्रेसिडेंट हो, मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर पूरा विश्वास रहता है हाईकमान पर। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी खासियत है, पर फिर भी मीडिया में बातें चलती रहती है, होता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है। सर, इस तरीके कोई वादे होते हैं क्या? 2.5 साल वाला मैं तो इस बारे में कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा, कभी मौका आ गया तो कमेंट करेंगे उसके ऊपर।
सर, एक राजस्थान सरकार ने बजट में बहुत सारी घोषणा की, अब अधिकारी करें वो घोषणा पूरी नहीं हो सकती। ये आपकी सरकार है क्या? यहाँ पर सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की चीज नहीं है। क्या घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। 2 बजट पेश कर चुके हैं मेरे ख्याल से, जोली साहब बताएंगे, और 2 बजट पेश कर चुके हैं, उस पर तो कार्रवाई शुरू नहीं हो रही अभी हमारे वक्त में जो फैसले थे, सड़कों के हो, चाहे वो कोई संस्थाओं के हो, बिल्डिंगों के हो, वो काम भी आगे पूरी तरह नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये खाली घोषणाएं करने वाली सरकार है, ये काम कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके बयान पर कि अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। उन्होंने ठीक कहा, मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कहा, अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। मैं भी यही कहता हूँ। ये तो बात इसलिए छिड़ी थी, उन्होंने कहा था कि पिछली गवर्नमेंट वक्त में भ्रष्टाचार वाले अधिकारी लग गए थे, तब मैंने उनको जवाब दिया, उन्हीं अधिकारियों का आप काम ले रहे हो, ये मैंने कहा था। तो मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते। तो आपने तो गलत पहल करी थी, और योजनाएं किसी सरकार की नहीं होती है। आज जो हमने घोषणाएं करी थी संस्थाओं की, महात्मा गांधी गवर्नेंस सोशल साइंस, वो बिल्डिंग बनी पड़ी है कॉमर्स कॉलेज के सामने, कोई परवाह कर रहा है इनकी? राजस्थान भर में बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हो गई है, काम पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास कई उदाहरण है, अभी मैं क्या बताऊं आपको, अलग से बोलूंगा आप सबको। वो कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कागजों में है। इसलिए वो सरकारी योजनाएं, सरकार किसी की भी हो, योजना सरकार की होती है, मैं भी कहता हूँ पब्लिक की होती है, उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? पूरा हो गया, उनको चालू क्यों नहीं कर पा रहे हो? उद्घाटन करने के बाद समय नहीं है। सोनीपत हरियाणा में एक दर्दनाक हादसे ने खेल जगत को झकझोर दिया है। बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षित राठी की मौत के बाद देश भर में गम का माहौल है। इस बीच भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट ने उनकी मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। गीता फोगाट ने कहा, बहुत दुख की बात है, हमारी सांत्वना पीड़ित परिवार के साथ है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर बास्केटबॉल पोल की पहले निगरानी हो जाती तो यह हादसा टल सकता था। उन्होंने कहा कि खेल से जुड़ी संरचनाओं में नई इमारतों पर तो पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन पुराने स्टेडियम, पुरानी इमारतों, पुराने ग्राउंड्स की मरम्मत और मेंटेनेंस अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हादसे यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा को लेकर पर्याप्त गंभीरता बरती जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और खेल विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई खिलाड़ी और कोच पुराने बुनियादी ढांचे की नियमित जांच और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी जानलेवा लापरवाही को रोका जा सके। क्या कहेंगे हरियाणा के 2 होनहार खिलाड़ियों की बात? देखिए, बहुत ही दुख की बात है, और इस दुख की घड़ी में हम सब तो उन परिवार वालों के साथ हमारी सांत्वना है ही, लेकिन जिस परिवार का बेटा, जवान बेटा चला जाता है, उनके मतलब उनके पेरेंट्स, हम सुबह ही हम बात कर रहे थे कि मतलब बचपन में सुनते थे ये चीजें कि जिस माँ बाप का जवान बेटा या बेटी चली जाती है तो उस पर उससे बड़ा कोई तकलीफ नहीं होती। और ये वाकई में, अब जब मेरा खुद का बेटा है, 5 साल का भी है, तो मैं एक माँ होने के नाते मैं मतलब समझ सकती हूँ कि जिसका बेटा चला गया है तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। बहुत ही मैं कहूंगी कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए, आप अब हर कोई अलग अलग तरह की बात करता है, लेकिन बिल्कुल ये एक मैं कहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब काश रह जाता है कि काश उस मतलब जो भी बास्केटबॉल का जो नेट था, जो भी पोल था, उसको पहले देख लिया होता या निगरानी की होती, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। आप एक प्लेयर हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए सभी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली मैं देखती भी हूँ कि हमारे जो जितनी भी बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स साई में लगा लीजिए आप, कहीं पर भी जो स्टेडियम बने हुए हैं, वहां पे नई बिल्डिंगों के ऊपर ज्यादा जोर रहता है कि नया। लेकिन मैं समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स या पुराने जो भी स्टेडियम में जो भी ग्राउंड्स हैं, चाहे वो किसी भी बास्केटबॉल का, हैंडबॉल का हो, रेसलिंग में, तो उन जो पुरानी चीजें, उनकी देखरेख प्रॉपर तरीके से उनकी होनी चाहिए और उनकी मरम्मत साथ ही साथ होती रहनी चाहिए, ताकि जो अब ये हमारे 2 होनहार जो खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है, जो आज चले गए हैं जिंदगी से, तो ऐसा आने वाले और किसी खिलाड़ी के साथ ना हो।
देखिए, मैं एक किस्सा भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये कुछ चीजें होती हैं कि मतलब आपको पता नहीं कि मौत कहाँ पे आ जाए, वो वाली चीज है। क्यों, मुझे याद है कि 4-5 साल पहले हमने घर में एक रोप क्लाइंबिंग का रक्षा लगाया हुआ था, एक पेड़ के ऊपर बांधा हुआ था, और मेरे हस्बैंड उसको रोप क्लाइंबिंग कर रहे थे, और हम मतलब करते रहते हैं रोप क्लाइंबिंग ना। तो एक दिन मतलब ऐसे ही रोप क्लाइंबिंग वो कुछ 8-7 फीट के ऊपर होंगे, और वो रस्सा टूट जाता है, और वो मतलब क्योंकि हाइट कम थी, वो गिरे, और 2-3 मतलब 10 सेकंड वो गिरे रहे। हमारे पास कैमरा भी था, हमने रिकॉर्डिंग में देखा बाद में। तो 10 सेकंड तक वो मतलब उन्होंने उठे, और मतलब उसको झटका आया, लेकिन हो सकता है कि वो और 15 फीट पे होते तो मतलब कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। तो ये वो चीजें एक्सीडेंटली हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ ना कहीं ये जो चीजें हैं, जो स्टेडियम्स हैं, जो भी ग्राउंड्स हैं, उनकी देख रेख उनकी करनी चाहिए। चंडीगढ़ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहाली स्थित एचसीएल में किए जाने वाले अपग्रेड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा न केवल देश के लिए गौरव का विषय है, बल्कि इसे आधुनिक बनाकर एक प्रमुख ट्रेनिंग, अनुसंधान और वाणिज्य उत्पादन केंद्र में बनाया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस अपग्रेड के लिए 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके बाद यहां सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगभग 100 गुना बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही देश भर से इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए विशाल ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एचसीएल मोहाली में यह अपग्रेडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। इससे भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा। यह न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि रिसर्च और नवाचार को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में एक ऐसी फैसिलिटी है जो देश के लिए गौरव का विषय है, और इसको अपग्रेड करके सेमीकंडक्टर के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का, एक अच्छा कॉमर्शियल प्रोडक्शन का और एक बहुत अच्छा R&D की फैसिलिटी बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लिया है। और एचसीएल मोहाली को अपग्रेड करने के लिए 4,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एचसीएल मोहाली को अपग्रेड करने के लिए 4,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसका मॉडर्नाइजेशन कई तरीके से होगा। प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन होगा, नए तरह के टूल्स यहां पर आएंगे, प्रोडक्शन आज का जो लेवल है उससे करीब 100 टाइम्स अधिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑलमोस्ट 2000 मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स आज के प्रोडक्शन लेवल से बढ़ेगा। और जितने हमारे देश भर में स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, देश भर में स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसर्चर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चिप्स के, फैब्रिकेशन के, वो सारे एचसीएल में हो सके, इस तरह का मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर होगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की फैसिलिटी बहुत बड़ी एक बनेगी, बड़े लेवल पे, जिससे कि देश में जो आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, उस इंडस्ट्री को, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस में लाके देश की 50-60 साल पुरानी इस ड्रीम को पूरा किया है, उसमें ये एचसीएल मोहाली का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज इनोवेशन किया सर, कौन-कौन से? एचसीएल मोहाली में किस तरीके से फुल प्रोडक्ट की डिजाइन हो। मान लीजिए कोई एक बड़े इक्विपमेंट के अंदर एक मॉड्यूल है, उस कंप्लीट मॉड्यूल की डिजाइन, उसके सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे की चिप की डिजाइन, वो सारे के सारे यहाँ पर हो। वैसा आज डिटेल डिस्कशन हुआ है एचसीएल की टीम के साथ। और एचसीएल की टीम को एक और मन में जो अंदेशा था कि क्या इस प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाएगा, एकदम स्पष्ट तौर पे पूरी टीम को बता दिया गया है। एचसीएल विल रिमेन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट विल रिमेन अ मेजर R&D ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भविष्य में भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। इंडिया ताइवान को बीट कर जाएगा इसमें चिप। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत फार रीचिंग विजन है, और जिस तरीके से 60-70 साल पुरानी इस ड्रीम को पूरा किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के इस विजन के द्वारा, उसमें जरूर भारत एक मेजर सेमीकंडक्टर नेशन बन के उभरेगा। ऐसा सारी दुनिया का आज मानना है। सारी दुनिया आज ये मानती है कि भारत अब मेजर सेमीकंडक्टर नेशन बनने के रास्ते में
चल पड़ा है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। रेलवे स्टेशन भी आपने विजिट किया, क्या-क्या प्रोजेक्ट मिले तक ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ 3 साल के अंदर अंदर ये अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत प्रॉपर प्रोग्राम बना है, बहुत अच्छी कंसल्टेशन हुई है और विशेषकर ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके किस तरह से यूएस ने अपना ऐसा R&D का सिस्टम बनाया, कैसे जर्मनी ने बनाया, कैसे जापान ने, ताइवान ने बनाया, वो सब चीजें स्टडी करने के बाद में इसका कंप्लीट एक फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान बनाया गया है। और मैं पंजाब के सरकार से भी निवेदन करूंगा कि पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपने 25 साल पूरे किए और इस अवसर पर सांसद संभवी चौधरी ने पार्टी और उसके संस्थापक रामविलास पासवान को याद किया। संभवी चौधरी ने कहा कि रामविलास पासवान ने दलित, शोषित और वंचित वर्ग के लिए राजनीति में संघर्ष किया और उन्हें आवाज दी। उन्होंने यह भी कहा कि एलजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक आदर्श और सामाजिक आंदोलन के रूप में भी स्थापित है। सांसद ने आगे कहा कि आज चिराग पासवान महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जैसे एलजेपी हमेशा लोगों की मजबूत आवाज रही है वैसे ही आने वाले समय में यह बिहार का भी मजबूत आवाज बनेगी। पार्टी ने आगे 25 साल पूरे होने के मौके पर स्थानीय कार्यकर्ताओं, समर्थक और युवा नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम एलजेपी के सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतीक भी रहा। आज लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 25 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर हम याद करेंगे हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने दलित, वंचित, शोषित वर्ग की राजनीति करते हुए उस पूरे वर्ग को एक मजबूत आवाज दी। बिहार में जो दलित, वंचित, शोषित वर्ग थे उनकी मजबूत आवाज बनकर उनके अधिकार की एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस मौके पर हम याद करना चाहेंगे हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी को, जिनकी विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हर बिहार वासियों को आत्मसम्मान और गौरव से भर दिया है। ये पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, आदर्श है। हम जैसे जितने युवा हैं, आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी महिला की, युवा की बात करते हैं और ऐसे में महिला युवा को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। ये पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच से आगे बढ़ रही है और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हमेशा से काफी लंबे समय से एक वर्ग की बुलंद आवाज बना है, आने वाले समय में वो बिहार वासियों की एक बुलंद आवाज बनेगा, बिहार का भविष्य बनेगा। और जिस मजबूती से हम लोग आज काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा मजबूती से हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ पूरी तरीके से सही प्रक्रिया हुई है, तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन कैसे हो सकता है? लगातार ऑपोजिशन एसआईआर को लेकर सवाल भी उठा रहे। 14 तारीख को देखिए, एसआईआर एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है और एक स्वतंत्र संस्थान, एक संवैधानिक संस्थान जो स्वतंत्र है, वो ये एक्सरसाइज को मतदान के अधिकार को मजबूत करने के लिए कर रही है। लोकतंत्र को, अगर हम लोग किसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो है वो मतदान का अधिकार है। ऐसे में अगर मतदान के अधिकार को भारत के नागरिक के लिए मजबूत किया जा रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, उसको एक प्रोसेस की तरीके में लाया जा रहा है, तो ये तो एक अच्छी चीज है ना। ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने की काम है। ये तो हमारा जो अधिकार है मतदान का, वोटिंग राइट है, उसको मजबूत करने का बात है। हमारे देश में हमारे नागरिक के अलावा घुसपैठियों को क्यों अधिकार हो वोट करने का? तो ये एक इंडिपेंडेंट, जबरदस्ती इसको एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास अब मुद्दे बचे नहीं है। अगर आपको मुद्दों पे लड़ाई करनी है तो आप ऐसे मुद्दों पे जहां पे अधिकार किसी को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, किसी को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर आवाज उठाइए। जो इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज उसको आप जबरदस्ती पॉलिटिकल बना करके अपना माइलेज आप लेना चाहते हो, तो दिस इज नॉट फेयर। आप एक महिला हैं, आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, जो वादा किया जा रहा है वो पूरा किया जा रहा है? नहीं, महिलाओं के अधिकार की एक बहुत लंबी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में लड़ी। हम लोग सब जानते थे, हम लोग सब वो समय भी देखे हैं जब महिला को बिहार में सपने देखने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे में शहरी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी, विद्यालय का प्रावधान, कॉलेज का प्रावधान, ग्रेजुएशन, ये सारा करते हुए महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज स्वरोजगार की योजना के तहत 10,000 रूपये फिर से मिला है। ये जरूर आने वाले समय में महिलाओं के जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको मजबूत करेगा, आने वाले समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। और ये दिखाता है, दर्शाता है कि जिस महिला आधी आबादी के विकास की बात एनडीए की सरकार ने की है, उसको मजबूती से आज भी पूरा बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक नमस्कार।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।